हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज एक बार फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से और प्रीलिम्स की भी अगर हम बात करें, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि मेंस के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं हम आज पंचायती राज के बारे में, क्या विशेषताएँ होती हैं, किस किस तरीके से भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई, उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए उस इन पंचायती राज को भारत में लाने के लिए, संविधान में जोड़ने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। तो भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से, यानी गांव के लोगों का स्थान विशेष से या ग्राम विशेष से स्वशासन, स्व मतलब अपना, शासन मतलब रेगुलेट करना, यानी ग्रामीण द्वारा स्थानीय स्वशासन की पद्धति से यहाँ पर रखा गया है। किसका सूक्ष्म तात्पर्य? पंचायती राज का। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। और कैसे कैसे बना, तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था 1992 का, हमने संविधान संशोधन किया और इसी संविधान संशोधन से इस पंचायती राज को हमने किसमें डाला? संविधान में शामिल कर लिया गया था। अगर हम बात करें थोड़ा सा पंचायती राज के विकास के बारे में, कहाँ से पंचायती राज की ये अवधारणा भारत में आई, कहाँ से ये बात उठी कि पंचायत को भी हमें रखना चाहिए, पंचायतों को भी हमें कुछ अधिकार दे देने चाहिए। तो सबसे पहले जो कहा जाता है पंचायती, आप ये कह सकते हैं कि पंचायती राज का जो पिता कहा जाता है या जो कमेटी है जिसने रिकमेंडेड किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से। आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में भी यहाँ पर बात करें जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि उस समय पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में दो ये कार्यक्रम चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा। और इन्हीं दो जो ये कार्यक्रम थे, इन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उन्हें बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत राय मेहता को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। समिति ने नवंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। क्या सिफारिश की गई थी इसके द्वारा? कि जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी यहाँ पर बात कर दी गई और अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जिसे जाना गया। क्या क्या सिफारिश दी गई इनके द्वारा? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है इसे लाने के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 स्तरीय यहाँ पर राज पद्धति होनी चाहिए। वो 3 स्तरीय क्या क्या है? एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का क्या किया जाना चाहिए? गठन किया जाना चाहिए। और ये तीनों स्तर पर जो आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जुड़े होने चाहिए। दूसरा इन्होंने रिकमेंड किया कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन होगा उसके जो सदस्य होंगे उनको अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुना जाएगा। सभी योजनाओं और विकास के कार्य इन्हीं निकायों को सौंपे जाने चाहिए। अगला कहा कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, वो कहा कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि जो जिला परिषद का गठन किया जाएगा उसका अध्यक्ष किसको बना देना चाहिए? जो उस संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है या संबंधित जो क्षेत्र है वहां के जिलाधिकारी को वहां का जिला परिषद का अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन किसने करी थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कर दी गई थी। दो सबसे ज्यादा जो मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर परीक्षा दृष्टिकोण से, वो पहला ये कि त्रिस्तरीय की यहाँ पर मांग करी गई थी इस कमेटी की। दूसरा, जिला परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जिला अधिकारी, वहां का जो संबंधित जिला अधिकारी होना चाहिए। अब इसी समिति की सिफारिशों को भाई राष्ट्रीय जो विकास परिषद है इसके द्वारा 1998 में स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने के बाद परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया, बल्कि राज्यों पर यह छोड़ दिया गया कि वो अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें।
तो सबसे पहला जो पंचायती राज है, राजस्थान देश का, जो हमारा राज्य है राजस्थान, देश का ऐसा पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना कर दी गई थी। तो कब किया गया था उद्घाटन? तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती, उनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज का यहाँ पर उद्घाटन किया। और यहाँ पर पहला जो पंचायती राज लागू करने वाला जो पहला भारत का राज्य था वो राजस्थान ही था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया और एज इट इज वो कंटिन्यू आगे चलते रहे। और इसके बाद अधिकांश ऐसे राज्य हुए जिन्होंने इस योजना को क्या किया, आगे जाकर यूज किया या आगे जाकर लागू किया। अब जैसे ही आपको पता है ये सारी की सारी सरकार चलती रही 1977 में। अब आपको पता है 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा गलत इमरजेंसी लगाई गई थी। आगे चलकर फिर 1997 में हमारे पास मोरारजी देसाई की क्या आई थी, सरकार आई थी। तो उन्हीं की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी इसी पंचायती राज के लिए, जिसे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। तो 1997 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक पंचायती राज संस्थानों के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें दी? तो सबसे पहले इन्होंने कहा अपनी सिफारिश में, वैसे देखा जाए तो 132 सिफारिशें इनके द्वारा दी गई थी, कुछ 132 मुख्य बिंदु दिए गए थे, लेकिन उनमें से 4 बिंदु जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से। पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज पद्धति थी उसे द्विस्तरीय पद्धति में बदल दिया जाना। यानी बलवंत राय समिति ने कहा कि 3 में बदला जाए, लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा कि 3 की जगह किस में बदल दिया जाए, इसको 2 स्तरीय में बदल दिया जाए। कहा कि जो जिला परिषद है वो जिला स्तर पर और निचले मंडल पंचायतों में 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांवों का समूह होना चाहिए। फिर कहा अगला जो दी, राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। अगला कहा कि भाई जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और राज्य स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं या राज्य स्तर को विकास करने की जितनी भी योजनाएं आएंगी उनको उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये विकास जिला जो परिषद है वही उसी के द्वारा ली जाएगी। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर, अब इन्होंने कहा द्विस्तरीय की बात करी गई, तो जो पंचायती चुनाव होंगे तो सभी स्तरों पर राजनीतिक जो पार्टियां होंगी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी वहां पर होनी चाहिए। ये अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया। हालांकि बाद में फिर आगे जाकर उनकी सरकार गिर गई, ये सारी की सारी चीजें इनको लागू नहीं किया गया। तीसरा यहाँ पर GV राव समिति बनाई गई, किस चीज के लिए? हमारे पंचायती राज के लिए। तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा, मुख्य बिंदु ये ध्यान रखें, इससे पहले सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है, लेकिन जो ये GV राव जो समिति थी, पहली ऐसी समिति थी या एकमात्र ऐसी समिति है जो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई। हालांकि अब योजना आयोग को नरेंद्र मोदी जी ने क्या बदल दिया, नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, तो उनके द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने क्या सुझाव दिया? जब इस समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी, जांच की, उसकी समीक्षा की और किस निष्कर्ष पर पहुंची कि भाई दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज के विच्छेदित हो गई है और जो तांत्रिक करने के विपरीत उसकी जो नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं क्या हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। और जो ये नौकरशाही चल रही है, जो नौकरशाहीकरण है किसमें, लोकतांत्रिक में, इसको कमजोर कर रही हैं, किसको, पंचायती राज को कमजोर कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, इसे हमने क्या कहा, बिना जड़ की घास भी कहा। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी कि भाई इन जो गरीबी विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, समीक्षा की, समीक्षा करने पर क्या पाया कि ये इसमें क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक नौकरशाहीकरण यहाँ पर हो रहा है। इस प्रक्रिया के कारण क्या हो रहा है, पंचायती राज जो संस्थाएं वो कमजोर हो रही हैं। इस पर क्या दिया जाना चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या क्या सिफारिशें दी? तो इन्होंने कहा कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और कहा कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को ही उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि
जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज जो संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बिंदु इस कमेटी के द्वारा रखा गया, इन्होंने कहा कि एक पद का यहाँ पर सृजन किया जाना चाहिए। इसी कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी कि भाई जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजन किया जाना चाहिए। कहाँ पर? जिला परिषद में जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना जाना चाहिए। ये भी यहाँ पर रखा गया JV राव समिति के अंतर्गत। अगली पंचायती राज के लिए हमने एक और समिति का यहाँ पर गठन किया गया, जिसे हम LM सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, आप जानते ही हैं। तो राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दी इस LM सिंघवी समिति ने? इन्होंने सबसे पहले कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कमेटी ने सबसे पहले यहां पर रखा कि भाई जो पंचायती राज है, ये सब चीजें जो हम बना रहे हैं, चाहे द्विपक्षीय हो, चाहे त्रिपक्षीय हो, चाहे आप जिला आयुक्त का पद रखें, जिला परिषद को उच्च दें, जैसा भी आप रिकमेंड करते हैं, लेकिन जिस पंचायती राज को क्या मिलना चाहिए? एक संवैधानिक रूप से दर्जा मिलना चाहिए और इसकी संरक्षण की भी हमें क्या है? आवश्यकता है। ये समिति ने सबसे पहले अपनी क्या दी? सिफारिशें दी। कहा गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। अब जो गांव के जो पूरे समूह होते हैं, छोटे छोटे गांव मिलकर गांवों का एक समूह बनाते हैं, उनके लिए न्याय पंचायतों की भी स्थापना की जानी चाहिए। अगला, ग्राम पंचायत को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाए, दोबारा से उनका गठन किया जाए। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया। अब हम कहते हैं कि भाई गांवों का छोटा छोटा समूह है, जैसा आप जानते हैं, हम लोग आपने सुना भी होगा, कहा जाता है कि जो ये व्यक्ति जो फलानी ग्राम सभा से है। ग्राम सभा का मतलब होता है कई छोटे छोटे गांवों से मिलकर जो समूह बनता है उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। तो यहाँ पर इस कमेटी ने यह भी दिया कि गाँव का सबसे पहले क्या करो? पुनर्गठन किया जाए। ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए उनका पुनर्गठन होना आवश्यक है और इस आवश्यकता के बाद ही इन ग्राम को छोटा छोटा समूह बनाया जाए, जिसे हम ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति भी बताया गया। इसके अलावा गांवों की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद अगली जो समिति आती है हमारे पास, थुंगन समिति। 1998 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के उद्देश्य से गठित की गई थी। और इस थुंगन समिति ने क्या क्या सिफारिशें दी थी, क्या क्या अनुशंसाएं की थी? तो सबसे पहले, जैसा कि पिछली समिति ने अपने रिकमेंडेशन करी थी, उन्हीं के आधार पर इन्होंने भी कहा कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा का, ग्राम जो प्रखंड या जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब इन्होंने कहा कि दोबारा से क्या होनी चाहिए? द्विस्तरीय न होकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और पंचायती राज को क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक मान्यता का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। फिर कहा, यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, दो चीजें सबसे पहली बार इसी समिति के द्वारा रिकमेंड की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। यानी पंचायती राज भी अगर चलेगा तो उसका कार्यकाल भी कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। कहा कि एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि भी कितनी होनी चाहिए? 6 माह भी होनी चाहिए। इन्हीं के द्वारा आगे भी कहा गया था, रिकमेंड किया गया था कि भाई एक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, पंचायती जो राज संस्थाओं को वित्त के वितरण में जो विधियां तय करेगा, उसके लिए भी क्या होना चाहिए? एक राज्य वित्त आयोग का गठन यहाँ पर होना चाहिए। इसी समिति के द्वारा भी यहाँ पर रखा गया था। इसी के अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने एक और रिकमेंडेशन भी दी थी कि जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। ये भी इनके द्वारा क्या दी गई थी? एक रिकमेंडेशन दे दी गई थी। अगली समिति आती है हमारे पास गॉडगिल समिति। तो 1988 में VN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था।
इसी के जो ये पार्टी थी, गौडगल समिति थी, इसने क्या क्या अनुशंसाएं दी, क्या क्या रिकमेंडेशंस इसके द्वारा दे दी गई थी। तो सबसे पहले इसने कहा वही चीज़ें, वही सारी की सारी रिकमेंडेशन जो पिछली जो कमिटीज़ आई थी उन्हीं के द्वारा दी गई थी। हालांकि कुछ ऐसे तथ्य जो बिल्कुल वही सेम के सेम तथ्य रखे गए, जैसे पंचायती जो राज संस्थाएं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायती होने की यहाँ पर भी बात की गई थी। पंचायती राज्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष सुनिश्चित किया जाए। इन्होंने कहा कि एक चीज यहाँ पर, एक पॉइंट इनके द्वारा रखा गया, दो जो अगर हम बात करें, 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेड किया था कि पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। इससे पहले कहा गया था कि भाई ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और जो क्षेत्रीय और जो जिला परिषद है उनका अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि पंचायत के 3 स्तरों के सदस्यों का जो चुनाव है, वो जो निर्वाचन है, वो सीधे तरीके से होना चाहिए। इन्होंने अगला जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु रखा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए भी पंचायती राज में क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। अब अगली रिकमेंडेशन दी कि पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे, और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जो कार्य है वो भी किनका होगा, इन्हीं पंचायती राज का होगा। कि भाई जो जो उनका पंचायती क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत चाहे सामाजिक कार्य है, चाहे आर्थिक कार्य है, या कोई योजना लानी है, और उन योजनाओं को लाने के बाद उनका किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, वो भी यहाँ पर बात रखी गई। अगर हम इसके संवैधानिकरण की बात करें तो राजीव गांधी से, अगर देखिए, संवैधानिकरण का मतलब है कि जो ये रिकमेंडेशन और लोगों के द्वारा दी जा रही है कि संविधान में किस तरीके से संवैधानिक दर्जा इसको मिला, क्या क्या चीजें करेंगे, कहां से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले अगर हम राजीव गांधी सरकार की बात करें, 3 सरकारों की यहां पर बात की जाती है, राजीव गांधी सरकार, वीपी सिंह की सरकार और नरसिम्हा राव की सरकार। तो राजीव गांधी की सरकार जब थी तो इन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उनके ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, और ये 1989 में लोकसभा में पारित भी हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में इसको पारित नहीं किया गया। ये राज्यसभा में विफल हो गया, क्योंकि राज्यसभा में इस विधेयक का विपक्ष द्वारा क्या कर दिया गया था, जोरदार विरोध किया गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है, किसके तहत, इस पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा दिलाने के तहत ये काम किया जा रहा है। इसलिए विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और इसको पास नहीं किया। दोबारा से ये जो विधेयक था वीपी सिंह की सरकार में भी आया नवंबर 1989 में। वीपी सिंह जो थे प्रधानमंत्री उस समय पर बने, भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा ने इसका कार्यभार संभाला और शीघ्र घोषणा की कि वह पहले पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेंगे, और इन्होंने किया भी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने को प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी दे दी गई। सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये पास हो भी जाता उस समय पर, लेकिन उससे पहले जब ये पास होता उससे पहले वीपी सिंह की क्या हो गई थी, सरकार गिर गई। और जैसे ही सरकार गिर जाती है तो विधेयक भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर दूसरी सरकार आती है तो उसे दोबारा से विधेयक लाना पड़ता है। यही काम तीसरी जो सरकार आई हमारे पास, नरसिम्हा राव सरकार, इनके द्वारा वीपी सिंह, नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। शुरुआती दौर में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा, और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इसे जैसे इसको प्रस्तुत किया गया था उसी समय पर आखिरकार अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित कर दिया गया, और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे समस्त भारत में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। तो जो जितनी भी हमारी कमेटीज हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हम लोग क्या करेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही थी सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने, ठीक है। तो लगातार वो कार्यक्रम चलता रहा। हालांकि राजीव गांधी सरकार में वो फेल हो गया, दोबारा से वीपी सिंह की सरकार आई, उसमें भी फेल हो गया, लेकिन अंततः फाइनली क्या हुआ, नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो 1991 में जब सरकार आई तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन से इसको पास कर दिया गया, अधिनियम
नियम बना और 24 अप्रैल 1993 में ये प्रभाव में आ गया। अगर हम थोड़ा सा बात करें किसकी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 1992 की, क्या क्या इसकी महत्वता रही, जब ये अधिनियम बन गया तो क्या क्या इसका महत्व रहा। तो इस अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया, जिसे पंचायतों के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। तो आर्टिकल 243 से 243 के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। और जब ये अधिनियम बनाया गया था तो इसी अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची, एक नई शेड्यूल जोड़ी, 11वीं सूची के हमने यहाँ पर जोड़ दी गई, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं अनुसूची, ठीक है। और यहाँ पर 29 कार्यकारी विषय वस्तु यहाँ पर रखी गई है, जिसका संबंध 243 से यहाँ पर संबंधित रखा गया है। इसी अधिनियम ने संविधान के, अब ये अधिनियम जब बना तो इसी अधिनियम ने जो हमारा आर्टिकल 40 है, संविधान का जो 40वां अनुच्छेद है, ग्राम पंचायतों का गठन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वहाँ पर आर्टिकल 40 में यहाँ पर बात की गई है, जिसमें हमने साफ तौर पर कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों, अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे लिए वो स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भी क्या है, एक हिस्सा है, जिसे हमने आर्टिकल 40 के अंतर्गत भी रखा गया है। अगर हम इस जो ये अधिनियम हमने बनाया है 1992 का जो संशोधन किया है, इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले ग्राम सभा। इस अधिनियम पंचायती राज में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। सब भाई कोई भी पंचायती क्षेत्र में सबसे पहले जो निर्वाचक होगा उसका उस पंचायती क्षेत्र की जो निर्वाचक जो सूची होती है उसमें पंजीकृत होना आवश्यक है, वो बिल्कुल पंजीकृत उसमें होते हैं। और पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। छोटे छोटे ग्राम मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं और वो ग्राम सभा कौन होते हैं, लोग जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, वही भाई पंजीकृत मतदाता होंगे, उस पंचायती क्षेत्र में होंगे, उस ग्राम में होंगे, और उन्हीं गाँव से मिलकर क्या बनती है, ग्राम सभा भी या ग्राम स्तरीय सभा भी बनती है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हों। त्रिस्तरीय प्रणाली की भी यहाँ पर बात की गई है। क्या कहा गया है कि इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों की यहाँ पर बात की गई है। पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों गठन न करने की भी क्या देता है, छूट देता है। अब जो ये इसके तहत जितने भी हमारे जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव कैसा होता है या किस तरीके से उनका इलेक्शन किया जाता है, तो गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के जो सभी सदस्य लोगों का चुनाव सीधे तौर पर किया जाए, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे माध्यमिक सभा हो, जिसे आप क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, ठीक है, या जिला स्तर पर हो। पंचायतों के अगर हम सदस्यों की बात करें तो लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं, सीधे चुने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, बात की जा रही है पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी जितने भी जो निर्वाचित हमने निर्वाचित करके भेजे हैं द्वारा, उन्हीं में से आपस में से ही वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उन पंचायत के अध्यक्षों का क्या कर लिया जाता है, चुनाव कर दिया जाता है। जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, अगर हम ग्राम स्तर पर बात करें, ये जो पंचायत के अध्यक्ष हैं केवल कौन से हैं, माध्यमिक और जिला स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के अगर हम अपोजिट में देखें, ग्राम स्तर पर देखें, तो पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से ही किया जाता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें कि जो पंचायतें होती हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है। समय पूरा होने से पूर्व, तो क्या 5 वर्ष इसका बिल्कुल फिक्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए, हमने एक जैसे संसद का कार्यकाल हम कहते हैं कि भाई लोकसभा का 5 साल का होता है, विधानसभा का 5 साल, लेकिन उससे पहले भी उसे विघटित किया जा सकता है, उससे पहले भी वो खत्म हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से पंचायत का कार्यकाल भी यहाँ पर है कि भाई होगा तो जो निश्चित तौर पर, या कहा जाता है कि भाई अधिकतम आप इसे कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि एक बार हमने बेसिक जो लाइन है, स्टैंडर्ड जो टाइम है, वो हमने कितना करा हुआ है सेट, 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है। उससे समय से पूर्व से विघटित किया जा सकता है। इसके बाद पंचायत गठन के लिए क्या होते हैं, फिर नए चुनाव होते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व क्या तो ये विघटित हो सकती है।
अगर विघटित होने की दशा में इसे विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंतर्गत कर देना चाहिए। भाई या तो अगर ये विघटित होती है या तो 5 साल में क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, सीधा का सीधा खत्म हो जाएगी। 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। अगर 5 साल से पहले विघटित होती है तो टाइम पीरियड के 6 महीने के अंतर्गत हमें नई जो पंचायत है उसका चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। परंतु जहां शेष अवधि यानी पंचायत भंग पंचायत काम करते रहती है 6 माह से कम हो, यानी 6 माह से कम से पहले अगर ये भंग हो जाती है तो इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, एक तो 5 वर्ष में स्वतः खत्म हो जाती है जो स्टैंडर्ड टाइम है, दूसरी चुनाव हो जाएगा। या अगर 5 साल से पहले सपोज करो 3 साल में ही पंचायत भंग हो गई तो जो 2 साल है तो 3 साल के बाद जो 6 महीने के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, नई पंचायत बनानी पड़ती है अगले 2 साल के लिए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए जो पंचायत है वो भंग हो गई, हमारे पास 5 साल है और वो बस उस पंचायत को 5 साल को अपना कार्यकाल पूरा करने में केवल 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने शेष हैं, तो हम लोग उसको पूरे 2 महीने के नई कार्यकाल नई जो पंचायत है उसका चुनाव आवश्यक नहीं होगा, नहीं कर सकते हम। केवल 2 महीने तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी से काम, यानी कि 6 माह से कम है तो वहां पर हम नई जो पंचायत चुनाव का आवश्यक नहीं होता है। वहां पर किसी भी तरीके से जो भंग पंचायत है वही काम क्या करती, वही जो भंग पंचायत है वही काम करती रहती है उन 2 महीने के लिए, नए पंचायत का वहां पर चुनाव आवश्यक नहीं है। यह भी एक भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने से पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए ही क्या होती है, कार्यरत होती है। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहला, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत होना चाहिए सारा का सारा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि 25 वर्ष से कम आयु का हो, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अयोग्यता संबंधी प्रश्न राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित पदाधिकारी संबंध किए जाएंगे। यानी अगर आपने पंचायती राज का चुनाव लड़ना है तो आप कम से कम कितने होने, 21 वर्ष की आयु को आपको पूरी होना चाहिए, वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय जो प्रभावी कानून है उसके अंतर्गत ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पंचायती राज के किसी भी स्तर के सदस्य के लिए अगर आप निर्वाचित होना चाहते हैं तो ये योग्यता होनी चाहिए।